अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, शो के आगाज़ में सबसे पहले हम ज़रा मौसम की बात कर लें। सो राइट नाउ अगर हम टेम्परेचर की बात करें लाहौर की, सो इट्स 24 डिग्री सेंटीग्रेड। खुनकी जो है वो सुबह के औकात में और रात के औकात में देखने में आ रही है, लेकिन वो जो एक होता है ना ज़्यादा वाली ठंड जो थ्रू आउट द डे रहे, वो कुछ कुछ दिन आती है और उसके बाद फिर से वैसी सिचुएशन हो जाती है। सो अभी भी मैं ये कहूँगी कि हल्की फुल्की गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार है, स्पेशली दोपहर के अगर हम औकात की बात करें। इवन मैं आज सुबह भी आ रही थी तो ऐसे लगता है कभी कभी कोई वक्त ऐसा होता है कि एसी के बगैर गुजारा नहीं होता। घरों में निचले पोर्शंस पर तो एसीज जो हैं वो बंद हो चुके हैं, जिससे ऑब्वियसली अल्टीमेटली हमारे जो बिजली के बिल्स हैं उसमें हमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल वेदर की बात करें, स्मॉग का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। बारिश के हवाले से कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन अभी हल्की फुल्की खुनकी है। लेकिन अगर वो हम कह लें ना कि वो फ्रीजिंग कोल्ड या मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक फील हो, सो वो वाला मौसम जो है वो अभी तक महसूस नहीं हो रहा। सो वेदर के हवाले से तो हमारे पास ये अपडेट थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जनाब पाकिस्तान ने चाइना के मून रिसर्च स्टेशन के प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसका मकसद ये है कि चांद के कुतुब जनूबी पर एक रिसर्च सेंटर जो है वो कायम किया जा सके। और इस प्रोजेक्ट पर बेसिकली जो दस्तखत हुए हैं, एमओयू पर दस्तखत किए गए हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने और चीनी वज़ीर आज़म ली योंग के दरमियान इस माहिदे पर दस्तखत हुए हैं। अच्छा, चाइना का जो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड यानी 2030 तक चाइना ने स्पेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो खलाबाज हैं उनको चांद पर उतारना है। ऑलरेडी चाइना को सपोर्ट कर रहा है रशिया, चाइना को सपोर्ट कर रहा है वेनेजुएला और साउथ अफ्रीका। ये तीनों ममालिक जो हैं वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं और अब पाकिस्तान भी इस प्रोजेक्ट में चाइना की हिमायत भी कर रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत भी इख्तियार कर चुका है। सो डेफिनेटली हमें भी इससे फ़ायदा होगा और हमारा भी एक नाम बनेगा। सो पहली टॉप स्टोरी तो हमारे पास ये थी। अगली टॉप स्टोरी की तरफ आते हैं और अलहमरा आर्ट सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जर्मन कल्चर सेंटर के ज़ेर इख्तिमाम, जिसका नाम है एनी मेरी शमल जर्मन कल्चर सेंटर, इसके ज़ेर इख्तिमाम जर्मन म्यूजिशंस के जर्मन क्लासिकल शो का इनकाद किया गया, जिसमें शुरका की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानी भी थे, जर्मन्स भी थे और इसमें जो जर्मनी की सकाफती धुनें हैं वो पेश की गई और जितने भी शुरका थे उनकी जानिब से बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। बहुत सी तालियां जो थी वो दी गई। ऑब्वियसली जब कोई भी धुन जो थी वो पसंद आती है और उसमें मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पियानो था, सेक्सोफोन था और दीगर इस तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनको जो है इस्तेमाल किया गया। सो जो जर्मनी साज अगर हम जर्मनी के म्यूज़िशंस की बात करें, सो इन्होंने लाहौरियों की मौसीकी से मोहब्बत पर इन्हें खराज तहसीन भी पेश किया और लाहौरियों की ज़िंदा दिली को भी माना है। सो हमारी दूसरी टॉप स्टोरी ये थी। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के नामवर मौसीकार, गुलकार, म्यूज़िक आइकॉन आतिफ असलम ने 15 मिलियन रुपए जो हैं वो फ़लस्तीन को अतिया किए हैं और 15 मिलियन की अगर ये अमाउंट अगर हम देखें तो तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग ये अमाउंट बनती है। 1.5 करोड़ एक्चुअली में ये बनता है। अभी हमें मालूम है कि मशरिक़ वस्ता में टेंशन चल रही है, फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान वॉर की सिचुएशन है और अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं और ऑब्वियसली वहाँ पर ख़ुराक की भी किल्लत है। खुराक की किल्लत के साथ साथ ईंधन भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से अब इंदिया दिया गया है यूनाइटेड नेशंस की जानिब से कि अगर यहाँ पर फ्यूल मुहैया ना किया गया तो बेशतर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं गज़ा में जो कि गैर फ़ाल हो जाएंगे, जहाँ पर कोई भी अगर पेशेंट लाया जाएगा सो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हो सकता। ऑलरेडी बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं गज़ा में हैं। सो मुख्तलिफ़ NGOs अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी गज़ा के लिए काम कर रही हैं और साथ ही साथ इस तरह से यूनाइटेड नेशंस भी काम कर रहा है। सलामती काउंसिल जो है वो अभी तक
ये जंग रुकवाने में नाकाम रहा है, क्योंकि रशिया की जानिब से एक अगर हम कहें डिमांड सामने आई है कि फ़ौरी जंग बंदी हो और तवील मुद्दती जंग बंदी हो। अमेरिका से ये मुतालबा किया गया है। सो लेट्स सी ये सिचुएशन आगे जाके क्या रुख अपनाती है। लेकिन ऑब्वियसली लोग चाहे इधर के मरें या चाहे उधर के मरें, बच्चे चाहे इधर के मरें, ख़वातीन चाहे इधर की हो या उधर की हो, नुकसान जंगों में मासूम लोगों का होता है, ऑब्वियसली ममालिक का भी होता है। लेकिन ये जंग बंदी फ़ौरी तौर पर होनी चाहिए और सबको चाहिए। ये तो आतिफ असलम की बात है यहाँ पर, लेकिन मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, NGOs, अगर हम अपनी भी बात करें तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए हम जितनी मदद कर सकते हैं अपनी बसात के मुताबिक, इस्तात के मुताबिक, वो हम सबको मुश्तरका तौर पर लाजमी तौर पर करनी चाहिए, क्योंकि कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है। और आतिफ असलम ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, दूसरे लोगों को भी ऑब्वियसली इससे इंस्पिरेशन हासिल करनी चाहिए, मोटिवेशन सीख करनी चाहिए और इस तरह से मदद के लिए आगे आना चाहिए। सो हमारी तीसरी टॉप स्टोरी ये थी। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आज के शो की हाइलाइट्स और मैगजीन टाइम होगा। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का आगाज़ आज के हाइलाइट्स के साथ। और सबसे पहले आज हम शो में बात करेंगे नाश्ते पर। रोज़ाना नाश्ता करना सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर हमने आज बात करनी है। साथ ही साथ सेल्फ ग्रूमिंग पर बात करेंगे। सेल्फ ग्रूमिंग शख्सियत को निखारने के लिए कितनी अहमियत की हामिल है। साथ ही साथ स्मोक पर बात करेंगे। स्मोक का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, सो स्मोक पर काबू कब तक पाया जाएगा और क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो अपनाई जानी चाहिए। और इसके साथ साथ हमने बात करनी है मौजूदा दौर में प्रॉपर्टी ट्रेंड्स क्या है, लोग प्रॉपर्टी के मामलात में फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। और आज के इस शो में हमने बात करनी है मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बहुत से सियासी रहनुमा, मज़ीद 3 नाम ऐसे आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है। सो सब चीज़ें आज के शो में आपके सामने रखेंगे। बट राइट नाउ इट्स द मैगजीन टाइम और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे आज नाश्ते की अहमियत पर। ये तो हम सब ने सुन रखा है कि नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए, दोपहर का खाना जो है वो वज़ीरों की तरह खाना चाहिए और रात का जो खाना है वो फ़कीरों की तरह खाना चाहिए। यानी कि इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो सुबह का ब्रेकफास्ट है, सुबह में जो आप कुछ भी खाएं, जो आपका मील है, फ़र्स्ट मील ऑफ द डे, वो फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होना चाहिए, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, जिसमें आपको विटामिन्स भी मिले, जिससे आपको मिनरल्स भी मिले, हेल्दी होना चाहिए और ऑब्वियसली लाइट नहीं होना चाहिए, बल्कि हेल्दी किस्म की ऑप्शंस आपके आगे होनी चाहिए। और जब हम नाश्ते की बात करते हैं, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम पूरी रात नींद के बाद जब हम उठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म, उसको ऑब्वियसली फ़ाल करने की, एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। हमें अपनी बॉडी को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है और फ्यूल का किरदार जो है वो ब्रेकफास्ट अदा कर रहा होता है। सो यस, सुबह का जो नाश्ता है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और जो लोग अपना वज़न मेंटेन रखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सुबह नाश्ता लाजमी तौर पर करें। सो नाश्ते की कितनी इम्पॉर्टेंस है, नाश्ते में क्या क्या हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर हम फूड की बात करें, इस सब पर आज हमने बात करनी है। और हमारे साथ आज शो में मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हफ्सा गौहर। हफ्सा, थैंक यू सो मच। सो हफ्सा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, नाश्ता इतना ज़रूरी क्यों है और नाश्ता किन किन विटामिन्स, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए? देखिए, नाश्ता एक ऐसा मील है हमारे दिन का, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि ये एक सबसे पहला मील हम प्रिपेयर करते हैं कि हमारे पास दिन में जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपना पूरी नाइट फास्टिंग करने के बाद हमारा पहला मील ये होता है। पर इससे पहले भी मैं रिकमेंड करूँगी, देयर इज़ अ प्री ब्रेकफास्ट। एक वर्ड होता है जो हमारे यहाँ आप साइंस में यूज़ किया जाता है, जिसको प्री ब्रेकफास्ट का वर्ड कहा जाता है। एक साइंस है कि हमने पूरी रात अपने जो जितने भी नाइट हार्मोन्स हैं वो हमारे एक्टिव हुए होते हैं, उनको कम से कम 1 आवर, 1.5 आवर का एक डिस्टेंस चाहिए, टाइम स्पैन, ताकि वो क्लोज हों और हमारे जितने भी डे के हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होने के लिए हमें तकरीबन, हमें कहते हैं कि हमें 1 आवर का एक टाइम फ्रेम चाहिए, जिसमें हमारी भूख भी हमें लगना शुरू होगी और हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारी बॉडी जो है वो उस चीज़ में कोप अप करना स्टार्ट कर देगी। तो हमने करना क्या है अब? हमने करना ये है कि सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि सुबह उठते ही आपने कोशिश ये करनी है कि 1 गिलास पानी का सबसे पहले इंटेक करें, ठीक है? मैं नहीं कहती कि आप न्यूट्रास्यूटिकल का इंटेक करें, आप कोई हैवी आइटम सबसे पहले लें, ठीक है? बादाम लें, आप अपनी मर्ज़ी, आप लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, डिपेंड ऑन पेशेंट, वेट लॉस का है कि वेट गेन का है।
आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने उस हार्मोन्स को एक्टिव करना है जिसमें आपको भूख लगनी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हमें सुबह उठते भूख नहीं लगती। हम लोगों ने अपने वर्क पे जाना है, हम लोगों ने शावर लेना है, सारी अक्सर चीज़ें लोग ये रूटीन करनी कंप्लेन करते कंप्लेन हैं, करते बच्चे ये कहते हैं बिल्कुल कि सुबह तो कुछ खाया ही नहीं जाता, इतनी बिल्कुल हैवी चीज़ नहीं खाई जाती, हमारे अंदर कुछ जाता नहीं। ये वैसे मेरे ख्याल में बचपन की भी कुछ आदत होती हैं जो बिल्कुल पेरेंट्स का काम होता है बच्चों को नाश्तों पर लगाना। जो माएँ खुद सोई रहती हैं और बच्चों को कुछ इस तरफ लगाती नहीं है और इतनी उनकी ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में कॉन्शियस नहीं रहती, वो बच्चों को बड़े होकर आदत ही नहीं रहती आदत नाश्ते नहीं है, उनके करने की। मेटाबॉलिज्म को वो आदत नहीं रहती कि उन्होंने सुबह उठ के कुछ खाना है या हमने एक्टिव होना है। तो वो आधे घंटे के टाइम स्पैन में आपने बच्चों को तैयार भी करना है। इवन दो ऑफिस वर्क पे यही रूटीन है कि अगर फीमेल्स वर्किंग लेडीज़ हैं और वो भी यही करती हैं, आधे घंटे से पहले अपनी रूटीन मैनेज कर लेती हैं और इवन दो नाश्ते के पास कहती हैं कुछ 5 मिनट में हो कि हम नाश्ता ले लें। ये सबसे बुरी हैबिट है हमारी, ठीक है। तो हमारे उन हार्मोन्स को एक्टिव होने के लिए हमें अपने नाश्ते को प्रॉपर करना है। नाश्ते में सबसे अच्छा मील हम ये कहते हैं कि आपने अगर वीट इनटेक करना है, आपने सबसे जो हमारे पास जो शुगर इनटेक है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, उन्हें आपने स्किप नहीं करना है। वेदर यू आर ऑन वेट लॉस प्लान, वेदर यू आर ऑन मेंटेनिंग प्लान, कार्बोहाइड्रेट्स आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को आपने जाने स्किप चाहिए। नहीं करना नाश्ते के अंदर से, ठीक है। वो वेदर वो आपकी डिपेंड है कि आप उसको वीट लेते हैं, आप गंदम का इस्तेमाल करते हैं, आप होल ब्रेड यूज़ करते हैं, आप ब्रांड ब्रेड यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ नाम लिया जा रहा है तो आप सब लोग चीनी का इस्तेमाल शुरू कर दें। वो डिफरेंट टाइप ऑफ है, वो तो आपकी ग्लूकोज को पीक पे ले जाएगी और आपका इंसुलिन लेवल करेगी, बिल्कुल ठीक है। तो आपने एक अच्छे वे ऑफ में नाश्ता रहना है। आपने फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स लिए 5 ग्रुप्स का एक हमारे पास पैकेज होता है जो आपने अपने नाश्ते में पूरा टाइम इनटेक करना है, जिसमें हमारे पास कार्ब्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं और मिल्क की क्वांटिटी भी है कि आपने मिल्क को कंज्यूम करना है अपने नाश्ते के अंदर, तो ताकि वो आपको फुल वाइटामिन और न्यूट्रिएंट रिच प्लान हो, जिसमें हमारे पास B2 की बहुत रिक्वायरमेंट्स है नाश्ते के अंदर, B6 की, आयरन की और फोलेट की। ये एक ऐसे वाइटामिन हैं जो हमारी डाइट में जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी हमारी आपने कहा है B2 आयरन एंड फोलेट, ये हमारे नाश्ते में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमें किन किन चीज़ों से मिल सकते हैं, यानी कि हमारे नाश्ते में ऐसे कौन से फूड ऑप्शंस होने चाहिए जिससे हमें B6 भी मिले, जिससे हमें आयरन भी मिल रहा हो, जिससे हमें फोलेट भी मिल रहा हो। अच्छा, इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आपने अपनी डाइट नाश्ते के अंदर कहीं ना कहीं ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने एक अपने लिए पैकेज हैंडफुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल करना है, चाहे वो आप सोक्ड आलमंड यूज़ कर लें, सोक्ड रेजिन्स यूज़ कर लें, जिसको हम लोग किशमिश का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं कहती हूँ कि एक हेल्दी पर्सन के नाश्ते में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी कंपल्सरी। दूसरी तरफ आ जाएं, अंडों का इस्तेमाल। अंडों के लिए बड़ी मिथ्स भी हैं, लेकिन ये कि मैं कहती हूँ कि अंडा एक ऐसी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट पैक है जो आप अगर 2 अंडे या 1 अंडा दिन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी बॉडी के जितने भी कहते हैं वाइटामिन की रिक्वायरमेंट है ना, वो 1 अंडा पूरा कर देता है एक नाश्ते के लिए, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी वो प्रोटीन रिच है, आपको फुल फीलिंग बहुत देता है। आप लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपने नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल किया है, आपने सोक्ड आलमंड्स का इस्तेमाल किया, साथ आपने ब्रांड ब्रेड्स ले लिए हैं या साथ आपने वाइट ब्रेड, वेदर यू आर टेकिंग, ये एक आपका कंप्लीट पैकेज है। साथ आपने एक फ्रूट का कॉम्बो भी देना है, वेदर इट्स एप्पल, लेकिन फ्रूट में आपने ये कोशिश करना है कि शुगर कंटेंट कम हो। मतलब एप्पल ले लें, ऐसा ना हो कि आप सुबह उठ के शेक्स यूज कर रहे हैं, सुबह उठ के मिल्क शेक्स यूज कर रहे हैं अपने नाश्ते के साथ। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, उनसे खाना नहीं खाया जाता, उनसे ब्रेड्स या रोटी पराठा नहीं खाया जाता, तो वो क्या करते हैं, वो खाली मिल्क शेक पी लेते हैं। मैंगो शेक हो गया, अभी तो खैर मौसम नहीं है, लेकिन बनाना शेक हो गया। लेकिन नाश्तों के साथ शेक्स का भी तो इस्तेमाल होता है। अगर आप चाय की जगह कोई ना कोई आपने बेवरेज इस्तेमाल करना है तो वो आप इस तरह भी तो कर सकते हैं। फ्रेश जूस को प्रेफर कर लेते हैं कि अब सीजनल है, ग्रेप फ्रूट का सीजन है, ट्राई टू आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और आप ग्रेप फ्रूट का जूस यूज करें। जूस को आपने शेक से रिप्लेस करना है नाश्ते के लिए, ठीक है। मैं प्रेफर नहीं करती कि आप नाश्ते में सुबह उठते शेक्स यूज कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ चीजें, शेक बिकॉज़ इट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ हेवीनेस, ऑब्वियसली हेवीनेस। इवन आप गंदम के पराठे इस्तेमाल करते हैं, मैं इस हैवी नाश्ते को भी प्रेफर नहीं करती, यहाँ पे प्रमोट नहीं करूंगी कि आप आलू वाले पराठे यूज कर रहे हैं। आप सुबह सुबह उठ के हैवी आपने पूरा एक ब्रेकफास्ट सजाया हुआ जिसमें आपने जो है ना फुल ऑफ घी, बनास्पति पाए खा रहे हैं, निहारियां खा रहे हैं। हम इस नाश्ते की बात नहीं करें कि चीट डेज आपके होने चाहिए, लेकिन वंस अ मंथ जो है इस तरह का नाश्ता हो तो आप बाहर जाके एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान में ट्रेंड्स भी है कि सुबह मॉर्निंग में आपने ब्रांड से ब्रेकफास्ट करने हैं, अपने बच्चों को भी ब्रेकफास्ट बाहर से करवाने हैं, और इवन दो बाहर से प्रमोट, उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं, हम एक नेचुरल वे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो आपके नाश्ते में बादाम होने चाहिए, आपके नाश्ते में अंडे होने चाहिए, आपके नाश्ते में कोई ना कोई ब्राउन ब्रेड होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको एक छोटी रोटी से रिप्लेस कर लेते हैं सो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। जूसेस का आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये भी तो है ना कि जूसेस से सारा फाइबर तो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, सो व्हाई नॉट अगर हम थोड़ा सा फ्रूट पोर्शन ऐड कर लें और हम उस तरह से जूसेस ऐड ना करें। बिकॉज कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपना वेट मेंटेन, वो बड़े कॉन्शियस होते हैं, जब वो जूसेस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे होंगे, फाइबर मिल नहीं रहा होगा,
सो ये भी तो चीज़ इंपॉर्टेंट है देखिए ना। फाइबर हमें अपनी डाइट में अगर हम उस टाइम बात कर रहे हैं ना, अगर हमने रॉ फ्रूट्स में ज़्यादा प्रेफर रॉ फ्रूट्स ही करती हूँ, लेकिन ये कि अगर आपने लेना है, आपने मेंटेन डाइट के लिए एक ग्लास जूस आपको कुछ भी नहीं कहता, उसमें आपके पास फाइबर भी होगा। जैसे मैंने ग्रेप फ्रूट की बात की, मैं बनाना की या मैं इवन मल्टीपल ऑफ हाई ग्लाइसेमिक फूड्स की यहाँ पे बात नहीं करी, जो फूड्स होते हैं वो उसमें ऑब्वियसली आपका फाइबर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वो, लेकिन फाइबर आपने अपनी डाइट में सुबह के टाइम लेना है तो वो आप एज इट इज़, अगर आप एप्पल यूज़ करें तो उसको पील के साथ, छिलके के साथ अपना एप्पल का इस्तेमाल करें। पीच का सीज़न गुजरा है, उसको छिलके के साथ इस्तेमाल करें। अब जितने भी सीज़न में फ्रूट्स हैं उनको कोशिश करें कि आप एज इट इज़ रॉ लें, ठीक है। जितने आप रॉ फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा देखिए, हमारे यहाँ पर मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मैं नाश्ता करती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है बॉयल एग ले लिया, कोई ना कोई थोड़े से बादाम ले लिए, और साथ चाय का कप। चाय के बगैर नाश्ता जो है इट्स इनकम्प्लीट। अब ये भी कहा जाता है, इवन आई ऑल्सो नो कि फ़ौरन किसी भी मील के साथ, इवन वो ब्रेकफास्ट भी हो, आपको चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, उसके बगैर आप में मुझे ऐसे लगता है कि एनर्जी नहीं आती, थकावट महसूस होती है, आंखें नहीं खुलती, तो फिर मेरे जैसे लोग क्या करें? आपके जैसे लोग क्या, आपने चाय का नाम लिया, वैसे आप प्रेफरेंस से कॉफ़ी भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। हमारे यहाँ लेकिन बड़ा कॉफ़ी में भी ट्रेंड तो है। कैफ़ीन है ना। मैं यही तो बात कर रही हूँ कि हाँ, चाय फिर भी हम उसको बेटर वे में ले जाते हैं, लेकिन जो कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरे की बात है कि आपने सुबह अपना, देखिए मैं आपको बताती हूँ, नाश्ता जो होता है ना, ऑलमोस्ट उसकी जो कैलोरीज हम बर्न करते हैं 50 to 60% हमारे ब्रेन को जाती हैं। पहला मील होता है हमारे दिन का, तो वो सीधा सीधा सारी कैलोरीज हमारे ब्रेन तक जाती हैं। अब आपने ब्रेन को अगर सेंसर दे दिए हैं कैफीन के, तो वो एक्टिव, तो आपको लगेगा कि शायद हमें होश आ गई है, शायद हम एक्टिव हो गए हैं, लेकिन वो इधर वो आपका मेटाबॉलिज्म सप्रेस करेगा इंटरनली, ठीक है। तो ब्रेन को अगर आपने सिर्फ एक कैफीन वाली आइटम दे दी है, चाय दे दी है, आपने इतनी अच्छी नाश्ता किया है, उसके बाद आपने एक चाय का कप उठा लिया। अच्छा, चाय के कप में भी वैरायटी है कि आपने अगर उसमें पत्ती अगर थोड़ी सी कम रखी है, कैफीन की अमाउंट थोड़ी कम है, और तो दैट विल बी फाइन। अच्छा, शुगर वैसे कंटेंट अगर लो है, वैसे ही व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अगर अपनी चाय की बात करूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा चलें हम ये चूज़ कर सकते हैं कि ज़्यादा नुकसान चाय का या कम नुकसान। तो चाय का अगर नुकसान इन एनी वे है ही, तो हम कम नुकसान की तरफ चले जाएं। तो उसमें मैं सौंफ, इलायची, दालचीनी, थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें ऐड करके, और पत्ती का इस्तेमाल मैं कम करती हूँ। पत्ती बिल्कुल थोड़ी सी कि बस रंग तब्दील हो जाए। सो मेरे ख्याल में वो भी एक बेहतर चीज़ है। ये नहीं कि इट्स यू आर गुड टू गो विद इट, बट ये कंपैरेटिवली उससे बेहतर है कि आपको शायद थोड़ा सा कम नुकसान हो, सो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं अपनी चीज़ें इस तरह से मैनेज कर और लेती दूसरी हूँ। चीज़, आप अपनी जो पाउडर्ड मिल्क से अपने आप को नेचुरल मिल्क की तरफ हाँ, ट्रांसफर ये करें, एक ये एक बहुत बहुत बेहतर है इम्पोर्टेंट कि चीज़। आपने अगर नाश्ता लेना है, प्रेफरेंसेस है ना, आप अगर कैफीन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें पाउडर मिल्क यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आप उस फ्रेश मिल्क की तरफ आ जाएं जो आपने एज इट इज़ यूज़ करना है। और दूसरा, साथ मैं ये कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड करती हूँ, मैं जो यूज़ करती हूँ वो कोकोनट टी यूज़ करती हूँ सुबह के टाइम में, आपके लिए हेल्दी फैट्स लेना अच्छा, बहुत पूरे दिन के कोकोनट टी, लिए। इसमें क्या, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मैं भी ये जानना चाहूँगी। देखिए, जो कोकोनट टी है ना, वो प्रेफरेबल आपने उसमें कोकोनट को पकाना, आपने एज इट इज़, हमने अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 6 और 3 फैटी एसिड्स को इंश्योर करवाना होता है अपनी डाइट के। अंडे से तो हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिल रहे हैं, हेल्दी फैट्स, लेकिन एक अंडा कंप्लीट पैकेज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप फुल डे नाश्ता आपने ऐसा किया है कि आप कम से कम आगे आने वाले पूरे टाइम में फुल फीलिंग महसूस करें अपने आप को, आपका ब्रेन एक्टिवली काम करे, तो उसके लिए आपको एक मैं कहती हूँ कि एक्सटर्नल सोर्स के लिए आपको एक ऑयल यूज़ करना चाहिए। आपने जो टी तैयार की है, आपने जो टी बनाई है अपने लिए, एज इट इज़ आपने वो टी तैयार करनी है, उसके ऊपर से आपने उसमें 1 टीस्पून जो है वो कोकोनट ऑयल ऐड करना। कोकोनट ऑयल चाय में? कोकोनट ऑयल ऐड करना कोकोनट ऑयल चाय में? सीरियसली? सीरियसली, यू कैन, आप टेस्ट करके देखें, आपको इससे अच्छी चाय नहीं मिलेगी कहीं पर भी। ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है कि कोकोनट ऑयल जो है वो आप चाय में इस्तेमाल करके पिए। लेकिन चलें, आप सब भी ट्राई कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा, गेट बैक टू अस, कि इसका क्या जायका था। मैं भी कोशिश करूंगी इसको इस्तेमाल करने की। आपने चाय बना ली, एज इट इज़ आपने चाय में पकाना नहीं है, हम ऑयल डाल रहे हैं तो वो आप ट्राई करके देखिए ना, आप उसको मिक्स करेंगे वो ऑयल मिक्स हो जाएगा उसके अंदर। उसके बाद आप उसको चाय को पी के देखिए, आपको उस चाय से निस्बत दूसरी चाय का प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, वैसे मैं एक और चीज़ कहती हूँ कि अगर आपने बहुत हैवी, कभी कभी होता है कि हम पराठे का इस्तेमाल कर लेते हैं तो, और हमें बड़ी हैवी फील आ रही होती है, तो उसमें ये है कि आप ग्रीन टीज़ का साथ, हर्बल टीज़ का, फ्लोरल टीज़ का साथ इस्तेमाल कर लेना, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करती हैं, आपकी कैलोरीज को बर्न करने में भी सम हाउ हेल्प आउट कर रही होती हैं। सो अगर आपने हैवी नाश्ता किया है तो उसके साथ ग्रीन टी, फ्लोरल टीज़, हर्बल टीज़ का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसी बात की आपने कि फुल हैवी नाश्ता करके आप जस्ट एक बूस्टअप के लिए जो है वो 1 कप चाय आप कहते हैं ग्रीन टी देते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपने हैवी वंस अ ब्लू मून अगर आपने किया तो यू आर गुड टू गो विद इट, बजाय इसके कि आप चाय का इस्तेमाल करें। लेकिन ये कि उसके अंदर भी आपका हाफ आवर का गैप होना चाहिए। मैं प्रेफर करती हूँ कि नाश्ते से और
आपने जगह टी की है तो आप अपने ब्रंच में टी को ले जाएं, या कम से कम हाफ आवर का। अगर आपने अपना नाश्ता कर लिया, गो टू वे, आपने नाश्ता कर लिया चलते चलते अपना, उसके बाद आप कम से कम हाफ आवर का गैप दें और फिर आप चाहे लें, चाहे आप जहाँ भी जा रहे हैं रास्ते में ले लें, लेकिन ये कि हाफ आवर का गैप ये एश्योर आइडियली करवाएं। होना चाहिए, लेकिन मैं आपको अपनी बता रही हूँ कि ऐसे नहीं होता। बिकॉज हमारा होता है कि हमें टेस्ट नहीं आएगा, मतलब मेरे नाश्ते में इट्स मैंडेटरी कि मैंने नाश्ते के साथ ही चाय पीनी है। ठीक है, तो वो उसमें ये है कि फिर हम कम बुरी ऑप्शन की तरफ यस, जा वाइट सकते हैं, शुगर ऑल्दो आई अवॉइड एम कर नॉट लें। प्रमोटिंग इट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अक्सर बच्चे जो हैं वो नाश्ता नहीं करते, माओ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को नाश्ते की तरफ लाना। सो किस तरह से बच्चों को नाश्ते की आदत बच्चों में डेवलप की जा सकती है, किस तरह से नाश्ते को अपीलिंग बनाया जा सकता है, अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है कि बच्चे नाश्ता करें, ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे जो मेरे ख्याल से सबसे चीज़ है कि पहले आपने अपने बच्चों के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करना है। आपने बिल्कुल ख़राब कर दिया उनके मेटाबॉलिज्म को। आपने सुबह उठ के कहीं एक गिलास दूध दे दिया, दूध दे के आपने बच्चे को स्कूल भेज दिया, चाहे उसको पूरा दिन उसके साथ सफ़र करना पड़े उस दूध के साथ, लेकिन वो चाहे उसका कॉप अप भी ना कर सके, उसका ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्लो वर्क करने लग जाएगा। आपने उसके डाइट के अंदर आयरन को सिक्योर करवाना है अर्ली मॉर्निंग नाश्ते के अंदर, ठीक है, और विटामिन डी को, ठीक है। अब उसके अंदर आप कैसे करवा सकते हैं, आपने उनकी डाइट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता योगर्ट ऐड करना शुरू कर देना। अब योगर्ट के अंदर आप चीज़ें डाल सकते हैं। अब योगर्ट को आपने फैसिनेटिंग बनाना है। योगर्ट में ये नहीं कि आपने सिर्फ उसको वाइट शुगर डाल के दे दी है, उसमें फ्रूट्स ऐड करें, उसमें फ्रूट्स की प्यूरीज ऐड कर सकते हैं आप। एप्पल है, बनानास हैं, मैश करके आप उनको बनाना दे सकते हैं। आप उनकी डाइट के अंदर वाइट तिल इस्तेमाल करवा सकते हैं। वाइट तिल का पाउडर आप अपने घर में रखें अपने बच्चों के लिए, उसके अंदर सिर्फ आपने सिर्फ 2 टीस्पून अगर 1 कप ऑफ योगर्ट में डाल दिया, इट्स फुल ऑफ फैट। अब वो जब बच्चा जाएगा स्कूल जाएगा तो उसको कम अपने आप को ज़रा कोप अप करने के लिए आसानी होगी कि हाँ जी अब मैं अवेलेबल हूँ। उसके साथ आप आहिस्ता आहिस्ता एक फ्रूट ऐड करें और एक बॉयल एग ऐड करें। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने बच्चे का मेटाबॉलिज्म एक्टिव करेंगे तो वो एक्टिव होगा, फिर आपको वो रिस्पॉन्स देगा कि हाँ जी अब मुझे भूख लगती है, मामा डू मेरे लिए कुछ बनाएं और मैं कुछ अब खाऊंगा, मैं बिल्कुल कुछ खा ठीक के हो गया। जाऊँगा। सो यस, आहिस्ता आहिस्ता करके आप बिल्कुल। अपने बच्चों को नाश्ते की तरफ ला सकते हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत से बच्चे आलू का बहुत शौक से खाते हैं, वो फ्राइज़ की सूरत में हो जाएगी इस तरह, लेकिन नाश्ते में ऑब्वियसली फ्राइज़ तो एक अच्छी ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैश्ड पोटैटोज़ को आप समहाउ जो है उसमें थोड़ी सी कोई सॉसेज ऐड करके या इस तरह से बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता आप उस तरफ लगा के कुछ ना कुछ ऐसा करें जो बच्चे को पसंद हो, और वो ऑप्शंस पे बच्चों को लगाएं। उनके लिए कोई ना कोई रिवॉर्ड आप रख सकते हैं कि अगर वो नाश्ता करेंगे सो उनके लिए ये रिवॉर्ड होगा, कोई पॉकेट मनी मिलेगी, कोई डे के पैसे मिलेंगे, कोई मज़े की चीज़ मिलेगी। सो यस, बच्चों को इस तरीके से नाश्ते की तरफ लगाया जा सकता है, लाया जा सकता है। और यस, जब अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे सो आप थकावट का भी शिकार होंगे, आपके सोचने समझने की सलाहियत मुतासर होगी, बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं, लॉजिकल स्किल्स जो हैं, वो इन चीज़ों से बहुत मुतासर होते हैं। सो नाश्ता आपकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप किसी भी एज ग्रुप से हैं। थैंक यू सो मच हफ्सा फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर शो। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, ग्रूमिंग जो है, सेल्फ ग्रूमिंग, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर हम बात करें कि हम सब जो है वो अपने सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, अगर हम बच्चियों की बात करें तो जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, बच्चियां जो हैं वो एक ग्रोन अप एज की तरफ आ रही होती हैं, ग्रोन अप्स हो रही होती हैं। सो उसमें अगर हम देखें तो हम सब जो है अपने सर्कल सराउंडिंग से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हमारे दोस्त ख़ुद को अपने आप को ग्रूम कर रहे होते हैं या जो इस तरह से वो पहन रहे होते हैं, हम बहुत सी चीज़ें अपने सराउंडिंग से देख के कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसमें सोशल मीडिया का भी किरदार होता है, इसमें हमारे अपने फैमिली का भी किरदार होता है, हमारे एनवायरनमेंट का भी जिसमें हम रह रहे होते हैं बहुत ज़्यादा किरदार होता है। लेकिन सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप अपनी शख्सियत को निखारते हैं। शख्सियत को निखारने के साथ साथ आप किस तरह से ख़ुद को कैरी करते हैं, किस तरह से आप कपड़े पहनते हैं, किस तरह से आप मुख्तलिफ एसेसरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जूते किस तरह के हैं, आपका चाल चलन किस तरह से है, आपकी बोल चाल कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो सेल्फ ग्रूमिंग का हिस्सा हैं। और सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों पर अपना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर अगर आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं। सो आपको ग्रूम लाजमी तौर पर होना चाहिए। लेकिन ग्रूमिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से हम सब खुद को ग्रूम कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी के हर फेज़ में, अगर आप 40 साल के भी हैं ना, आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं आप खुद को ग्रूम कर रहे होते हैं। तो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ वार्डरोब कंसल्टेंट समन असद इस वक्त शो में मौजूद है। समन, थैंक यू सो मच। सो क्या कहना चाहेंगी, हाउ मच इज सेल्फ ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट आर द की फैक्टर्स इन सेल्फ ग्रूमिंग? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में इनवाइट करने का।
ऐसा है कि रूमा जो ग्रूमिंग है, सेल्फ ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है वो हाइजीन के साथ है। आप देखिए कि हम अपने सामने वाले का जो अंदाज़ा है ग्रूम्ड पर्सनालिटी का, वो किन बेसिस पे लगाते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपने कपड़े जो है वो वेल प्रेस पहने हुए हैं, आप हाइजीनिकली अच्छे लग रहे हैं, आप साफ सुथरे हैं, आपके बाल अच्छे बने हुए हैं। मतलब ये एक चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं करता, लेकिन इसका बेसिक जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा ताल्लुक आप कह लें हाइजीन के साथ है। तो हमारे यहाँ हम लोगों को वैल्यूएट कुछ बेसिस पे करते हैं, जिसमें आपके हेयर डू से लेके आपके शूज़ तक, फिर बीच में आपकी ड्रेसिंग भी आ जाती है। अगर फीमेल्स की बात की जाए, उनका मेकअप आ जाता है, उनके वो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स आ जाते हैं जो वो कैरी करते हैं। और जब हम सक्सेसफुल होने की बात करते हैं तो उस पर हमारा फोकस ज़्यादा होता है प्रोफेशनल लोगों के ऊपर। वैसे तो आप हर चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं ना, मतलब आप किसी किस्म की नौयत के इवेंट में जा रहे हैं, अगर आप अकॉर्डिंगली ड्रेस्ड है तो हम कहेंगे कि ये बड़ा वेल ग्रूम्ड बंदा है या वेल ग्रूम्ड बंदी है। लेकिन ये है कि जब आप किसी भी इवेंट के अकॉर्डिंगली ड्रेस्ड हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम्ड कहलाएगी। और अगर हाइजेनिकली आप ठीक नहीं है, आपने कपड़े सिलवट वाले पहने हुए हैं, या आपको लगता है कि आपके सामने वाले बंदे ने कई दिन से कपड़े ही नहीं बदले होंगे, या बहुत सारी बच्चियां अबाया लेती हैं, अबाया देख के पता चल जाता है कि वो क्लीन नहीं है, तो वो आपके हाइजीन से कनेक्ट हो रही होती है। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द नोट किए हैं, मतलब वर्क प्लेस पर भी मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखती हूँ जो बड़े की पोजीशंस पर होते हैं, बड़े अच्छे कपड़े भी पहने होते हैं, लेकिन वो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते और उनकी जो बॉडी ऑडोर है वो इतनी बुरी होती है कि आपके लिए वहाँ पर सरवाइव करना 10 मिनट तो बहुत दूर की बात, 2 मिनट भी खड़े होना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इनडायरेक्टली ऐसे लोगों को शो भी करवाएं, सो दे आर सो इग्नोरेंट, वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे होते। तो यस, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइजीन सबसे पहले है। आपने पहना क्या है वो सेकेंडरी है, आप कितने साफ सुथरे हैं वो सबसे पहले आता है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये तो हो गई फर्स्ट इंप्रेशन की बात, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो है पर्सनालिटी देखकर पता चल जाता है किसी की कि वो कितना ग्रूम्ड है। लेकिन आपका इंप्रेशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। आपकी ग्रूमिंग का अंदाज़ा सिर्फ इस बेस पे नहीं लगाया जा सकता कि आप सामने से बहुत चमक रहे हैं, दिखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही यू अटर अ वर्ड, सिंगल वर्ड इवन, देखिए आप बहुत सारे लोगों की प्रोनाउंसिएशन, उनका एक्सेंट वो इतना पुअर होता है कि जो उन्होंने कैरी किया होता है अच्छा, जो अपने आप को उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंट किया होता है, लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं वो सारा उनका इमेज करते बैठ जाता है, वो सारा इमेज जीरो हो जाता है। तो कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट के ऊपर काम करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं ना, मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं, ये परसों की बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आई जो बड़ी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं। तो उनका जब मैंने ग्रूमिंग सारी उनकी, मैंने उनको जाके शॉपिंग करवाई, उनको मैंने मोटिवेट किया बहुत चीज़ों पे। ऑल्दो शी वॉज वेरी गुड लुकिंग, लेकिन एक होता है ना आपको हल्का सा पॉलिश चाहिए होता है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये सब तो ठीक है, मुझे कम्युनिकेशन के लिए भी कोई गाइड करे। फिर वो खैर हमारी ट्रेनर हैं, मैंने उनके पास उनको रिकमेंड किया। और मुझे इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है कि जब तक आप ग्रूमिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है रूमा, आप चलते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप बैठे कैसे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं, आपके बात करने में आपके बैठने और बोलने का अंदाज क्या है। सो हाइजीन के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे यू कैरी योरसेल्फ, और लिबास के हवाले से नहीं, हर तरह से वो सब चीज़ें जो है इसका हिस्सा है, ग्रूमिंग का हिस्सा है। लेकिन देखें, ग्रूमिंग वाला कॉन्सेप्ट, अगर एक बच्चा जो है वो एक गरीब घर में पैदा हो गया, या जहाँ पर ग्रूमिंग का इतना नहीं रुझान, पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं, या उनके इतने वसाइल नहीं हैं, तो ऑब्वियसली इंसान सबसे पहले तो अपने घर से सीख रहा है ना। अब वो उनको माहौल मैसर नहीं है। ऑब्वियसली जब ऐसा बच्चा स्कूल भी जाएगा तो उसके पास लेस मौके होंगे, वो स्कूल भी हो सकता है उसका बड़ा एक मुनासिब सा स्कूल हो, एवरेज सा स्कूल हो। ऐसे लोगों की ग्रूमिंग में आप उनको इल्ज़ाम तो नहीं ना दे सकते, क्योंकि उनकी वो चीज़ डेवलप ही नहीं हुई। अब जब आप जैसे जैसे बड़े होते हो तो ये चीज़ें कैसे किसी के इंसान के अंदर इनकलकेट होनी चाहिए, ये तो आपके अपने अंदर की आवाज़ होती है। अगर तो आपको खुद को फील हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर आपको खुद ही इस चीज़ का एहसास नहीं है तो दुनिया कोई भी आपको कुछ भी नहीं करवा सकता। तो फिर ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? देखो, सबसे पहले तो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगी कि मीडिया और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज की अच्छा, कहीं ना कहीं अगर रोल प्ले किया है अच्छा, तो कहीं ना कुछ चीज़ों पे आके ना डैमेजिंग भी हुआ है।
जिस तरह जब हम मॉर्निंग शो में शादियां दिखा रहे होते हैं और हमारी खवातीन, हमारे गांव की लड़कियां, आप देखें आजकल हम बात करें कि रिसोर्सेज इतने नहीं है, वसाइल की कमी है, बट एट द सेम टाइम आपके घर के पूरे स्टाफ के पास एक अच्छा मोबाइल ज़रूर होगा, एंड्रॉयड ज़रूर होगा। वो अपनी ज़रूरियात को मार के एक एंड्रॉयड ज़रूर ले लेते हैं। उनका रुझान है चीज़ों की अट्रैक्टिवनेस के ऊपर। मॉर्निंग शोज देख रही होती हैं आपके स्टाफ की ड्रामास देख रहे होते हैं, लड़के देख रहे होते हैं बैठ के ड्रामास। तो आप इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो ड्रामास के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। हमारे यहाँ बड़े सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं यूनिसेफ की जानिब से भी, बड़ी जगहों की जानिब से। तो ये बड़ी चीज़ें हैं कि आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप मॉर्निंग शो में दिखा ही कर रहे हैं कि आपने चमकीले कपड़े कैसे पहनने और आपने दुल्हन कैसे बनना है, तो फिर आपको क्या लगता है आपने पब्लिक को क्या सिखाया? बिल्कुल। तो मुझे लगता है इसको सेगमेंटाइज कर देना चाहिए। मीडिया का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आपको लोग देखते हैं। यानी कि आप कह रही हैं मीडिया एंड सोशल मीडिया यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट दिखाना चाहिए। फिर इसके लिए मुआशरे के ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो आप जैसे लोग हैं, जो इन चीज़ों को भांपें कि ये वक्त की ज़रूरत है और कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई शॉर्ट मैसेज ऐसा वाया दीज प्लेटफॉर्म्स कन्वे हो कि लोगों को एहसास हो कि जहां हम इतना कुछ देख रहे हैं अपने लेजर टाइम में, अपने मतलब खुद को एंटरटेन कर रहे हैं इन वॉट एवर वे, सो आपके लिए ग्रूमिंग भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ग्रूमिंग में आपने कहा हाइजीन, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ड्रेसिंग, पहनावा, बॉडी लैंग्वेज, ऑल इम्पॉर्टेंट, जेस्चर्स, आपके बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। लड़कियों को कितना अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखना चाहिए बिफोर देयर मैरिज? ठीक है, ओवरऑल भी थ्रू आउट योर लाइफ हर खातून को चाहिए वो खुद को ग्रूम रखे, लेकिन बिफोर द मैरिज जब आप इस एज पे पहुँचें, सो फिर कितना कॉन्शियस रहना चाहिए, अपने आप को किस तरह ग्रूम करना चाहिए? ये वो एज होती है। अच्छा चलें, ये वाला आप जवाब दे दें, फिर एक और ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है रूमा। हमारे बचपन में ना हमारी नानियाँ दादियाँ कहा करती थी कि एक अच्छी लड़की, एक ग्रूम्ड और एक बड़ी सेल्फ मेंटेन्ड बच्ची का अंदाजा ना उसके हाथों और पैरों से लगाया जाता है। अच्छा, ठीक है, उनके पाँव कितने नीट एंड क्लीन है, उन्होंने अपने हाथों को कैसे रखा हुआ है, वेल केप्ट नेल्स हैं, उनके हाथ साफ सुथरे हैं, उसके नाखूनों की प्रॉपर शेप है। चलें आप नेल पॉलिश नहीं भी लगा रहे लेकिन आपके हाइजीन आपकी अच्छी हो, ठीक है। फिर कहा जाता था कि बाथरूम और किचन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़की की वालदा वो कितनी सुगड़ है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी कि वो मैसेज सही तरीके से कन्वे नहीं कर सकी, लेकिन हमारी नानी दादी ने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं कहा। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। मैं अक्सर ऐसे देखती हूँ कि लड़कियाँ जो होती हैं, स्पेशली लड़कियों की मैं बात करूँ, कि उनको ये पता है कि हमने फलानी ब्यूटी क्रीम लगाई है तो इतना हमने फेस गोरा कर लेना। उनको अपनी नेक की परवाह नहीं होती कि यहाँ पर भी ये आपकी ही स्किन का हिस्सा है। हाँ। यहाँ लिटरली अगर आप चलें इतना हिस्सा साफ कर रहे हैं तो ये आपको कितना टाइम लगेगा। आपके नकल्स, आपके ये जो जॉइंट्स हैं, इनको साफ होना चाहिए। वो ऐसे लगता है कभी इन्होंने वहाँ पर स्पंज भी नहीं, कोई स्पॉन्ज उसका इस्तेमाल ही नहीं किया और कभी उनको साफ ही नहीं किया। और पाँव के जो नकल्स हैं वो इतने गंदे होते हैं। और मतलब ये चीजें जो हैं ये ग्रूमिंग का हिस्सा है। आपको लग रहा होता है कि ये इस चीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देखने वाले की पहले नजर, देखने वाला ये भी कहते हैं कि मुंह पर इतनी मेहनत की है तो पाँव भी साफ कर लेने से। की बात बताओ, कहते हैं मर्द भी औरत पे उसी वक्त अट्रैक्ट होता है। आपका होने वाला हस्बैंड जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है वो भी आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। लड़की के हाथ पाँव कैसे। मेरे कजन्स की जब शादियां हो रही थी तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरे घर ये बड़ा एक टॉपिक था कि वो कहते थे कि फलां लड़की के हाथ और पाँव बड़े अच्छे, चेहरा खूबसूरत लगे या ना लगे, देखिए एक हाथ पाँव बड़े खूबसूरत। खूबसूरती अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन जब आपने उसको हाइजीन में रखा तो फिर तो वो खूबसूरत लगेगी ना। जब आपको इतना पता है कि आपने स्किन की केयर करनी है तो फिर आपको ये क्यों नहीं पता कि आपने हाथ पाँव की भी केयर करनी है। तो ग्रूमिंग का और औरत की ग्रूमिंग का और फिर शादी से पहले ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपने आईब्रोज प्रॉपर बनाई हो, आपने वैक्स प्रॉपर किए हो, आपके नेल्स अच्छे बने हो। मैं नहीं कहती कि हर वक्त नेल पॉलिश लगा के बैठे। कुछ चीज़ें, कुछ निशानियां जो है ना वो मैरिड औरतों के लिए भी रहने देनी चाहिए कि पता चले कि मैरिड है। लेकिन अनमैरिड बच्चियों के ऊपर ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करना इज़ नॉट गुड एट ऑल। आपकी स्किन बहुत मैच्योर जल्दी हो जाती है। अच्छा, मैच्योर के साथ साथ मैं अपने इर्द गिर्द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी ऐसी लड़कियां देखती हूँ जिनकी बहुत एक्नी होती है, बहुत एक्नी प्रोन होती है। अब ये भी एक वो चीज़ है जो कुदरत के इख्तियार में है, या आप एक एज से गुजर रहे हैं या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, ये आपके इख्तियार में नहीं है, आप ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं। हाँ, लेकिन आपके इख्तियार में है के ऊपर इतना मेकअप थोपा होता है ना, लिटरली वो इतना बुरा लग रहा होता है ना।
वो आपकी वो चीज़ कवर भी नहीं होती, उल्टा वो आपकी चीज़ों को डैमेज करें। तो बजाय इसके कि आप अपनी स्किन की हिफाजत करें, आप उल्टा उसको छुपाने के लिए और मेकअप करते हैं। सिचुएशन देखो और इससे खराब ज़्यादा तो होती है। मैं नहीं समझ सकती। मैं इससे ज़्यादा, मेरा अपना एक प्रॉब्लम है मेरे आई बैग्स का। मैंने जब जब मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाया तो मेरे आई बैग्स डिस्टर्ब होके वो बजाय के कैमोफ्लॉज होते वो एक्सेंचुएट हो जाते हैं। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, ये जो है जैसे है इसको ऐसे रहने देना चाहिए, बजाय के बाद में मेरी आंखों से आंसू रिस रहे हो और मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। और पता है जिस वक्त आपके पूरे आप तैयार हैं, बड़े अच्छे तैयार हैं अपने हिसाब से, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो वहीं शटर कर जाता है। हो जाता है, फिर आप बिल्कुल। उठते बैठते बात करते आपका बॉडी पोस्चर बता रहा होता है, आप कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊं, अभी क्योंकि हम खवातीन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मैं लिटरली ऐसे मर्दों को जानती हूँ और अपनी वर्क प्लेस पर जानती हूँ जो अपनी हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, और कहने को वो बड़ी अच्छी पोस्ट में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो जब किसी वार्डरोब से बाहर निकलते हैं ना, वार्डरोब रूम से, तो लिटरली वहाँ एंटर नहीं हुआ जा रहा होता। और आप इसके ऊपर जितने मर्जी स्प्रेज लगा लें, आप जितने मर्जी डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल कर लें, अगर आप शावर नहीं लेंगे, अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, ये चीजें बिल्कुल फिर यूजलेस हैं। तो ये लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं, लड़कों का भी देखिए प्रॉब्लम ये है। स्वेटिंग जो है ना, मैं आपको सच बताऊं, एक स्वेटिंग इज अ नेचुरल डिफरेंट होती थिंग, है, स्वेटिंग इज अ स्वेटिंग की जो डिफरेंट थिंग, स्मेल है ये एक बीमारी है। स्वेटिंग इज अ इसको डिफरेंट आपको थिंग। कवर आप करना नहीं है। नहा रहे, हाँ। आपके पास से वॉमिटिंग वाली स्मेल आ रही है, तो वो आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, वो सब इसलिए है। और कहने को आपके एटीट्यूड्स ये हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे सिटीज हैं जिसमें मैंने सुना है कि वहाँ पे नहाना एक इवेंट होता है। अच्छा, हफ्ते के अच्छा, बाद मैंने आई हैव नहाना है, नेवर हर्ड दिस ठीक है बिफोर। ना। ये मैं आपको बताऊं, ये हमारे कुछ नॉर्दर्न एरियाज में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नहाना एक एक इवेंट है कि हाँ। सैटरडे को नहाते हैं। अच्छा। हमारे घर में सैटरडे को मैं अगर sorry अपनी for बात that, करूं but- तो जुम्मे एक इवेंट है नहाने का, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से दिन है। जुम्मा तो एक वो चले आप स्पिरिचुअली लेकिन कह लें आप कि रोज जुम्मे को नहा रहे हैं नहाना यार, चाहिए। एक दो दफा तो जुम्मे का एक तमाम और होता है। इसका हाँ। मतलब ये नहीं है कि नहाना आपके लिए एक इवेंट बन जाए। तो ये कि बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके लिए इसको एक इवेंट माना जाता है कि फलां बंदा जो वो नहा अच्छा, रहा है। एक और चीज़ देखें, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं लोगों को इस तरफ भी इनकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी, क्योंकि हम सेल्फ ग्रूमिंग की बात करें। जब आप ग्रूम्ड इंसान होते हैं, आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, प्लस सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ केयर का ही ये हिस्सा है सेल्फ ग्रूमिंग। और जो लोग खुद को पैम्पर करते हैं, अपनी हिफाजत, अपने बालों की हिफाजत, स्किन की हिफाजत, बॉडी की हिफाजत, हर तरह से, आप यकीन कीजिएगा उनको डिप्रेशन कम होता है। अब वो बूढ़े भी देर से होंगे, हाँ। क्योंकि उन्होंने मी टाइम गुजारा है। रूमा, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उन खवातीन से जिनको मैंने अक्सर देखा है अकेले शॉपिंग करते हुए, अकेले रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हुए, अकेले मूवी देखते हुए। तो ये क्या है, वो उनका मी टाइम है। जरूरी नहीं है कि आपने एक जमगट्ठा लेके साथ जाना और एंजॉय करना है, आप अपने साथ भी अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। और अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप बाहर जाएं मूवी देखें अकेले, तो आप एटलीस्ट अपने घर में बैठ के अपने आप को अच्छी क्रीम लगा सकते हैं, क्लिनजिंग कर सकते हैं, अपनी वैक्सिंग कर सकते हैं, अपने साथ टाइम कभी आप गुजारें। खुद को बनाने संवारने में अपने लिए, बहुत से लोग होते हैं दूसरों के लिए तैयार होती हैं, शादीशुदा खवातीन शौहरों के लिए तैयार होती हैं, वो चीज़ें भी ठीक है, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब आप काम अपने लिए करते हैं ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप खुद में जो सेटिस्फेक्शन फील करते हैं ना, वो कमाल है। सो यस, सेल्फ केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और सेल्फ केयर में ही ये तमाम चीज़ें आती हैं, आपकी ग्रूमिंग आती है, आपकी पर्सनालिटी आती है, एवरीथिंग। सो अपना लाजमी तौर पर ख्याल रखें, अपने सराउंडिंग से सीखें, ऐसी मूवीज़, ऐसे ड्रामाज, ऐसे लोगों को पढ़ें, उनको देखें, ऐसे लोगों की कंपनी में उठे बैठे जिन्हें रख रखाव का पता है और हर एतबार से पता है। बट थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू लाइक ऑलवेज समन। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद।